हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने इंट्रो लेक्चर में कि इकोनॉमिक्स का जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा वो हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे होगा। तो उस लेक्चर के साथ आज मैं यहाँ हाजिर हूँ और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन फिर से कि अगर आपको जो भी ये लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जर्नी टू सक्सेस ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट्स रह जाता है तो उसके लिए आप जो है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर हमको डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम का जो आईडी है @ऋतिक7317 पर डायरेक्ट आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम लोगों को जो है पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। उस कॉन्सेप्ट्स का हम लोग जो है अपना जब मेन हमारा कॉन्सेप्ट आएगा उसमें यूज करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स इसका इस्तेमाल। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका हम लोग फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ ले रखा है, कोई कंपनी ए है। कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी ए ने एक ब्रेड बनाया। अब ब्रेड कहाँ गया, एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट है आपका मैकडोनाल्ड। ठीक है। उस रेस्टोरेंट ने क्या किया, उस रेस्टोरेंट ने क्या किया, उसका ब्रेड पकौड़ा बना दिया। तो वो जो ब्रेड पकौड़ा बना वो क्या हुआ आपका, वो हुआ आपका फाइनल गुड हुआ। ठीक है। क्या हुआ आपका, वो हो गया फाइनल गुड्स हो गए। अच्छा, तो अब जो ये ब्रेड कंपनी ए ने बनाया था वो अब क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स बनाया था। यहाँ पे मैंने नोट में एक चीज लिखा हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो सेम गुड है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम लोग जो है वैल्यू किसकी लेते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हम लोग क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स इसलिए लेते हैं ताकि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकें। अब आइए इसको हम लोग एक मैथमेटिक्स करके समझते हैं अगले पेज पर। ठीक, देखिए क्या है, मान लिया कंपनी ए, जो हमारा एग्जांपल था यही तो था कि कंपनी ए ने ब्रेड बनाया। ठीक, कितने रुपए में मान लिया बना के बेचा होगा, तो मान लेते हैं कि ब्रेड बनाया और उसने 10 रुपए में बेचा, 10 रुपए पर पैकेट। ठीक, अब जब वो आपका मैकडोनल्ड या फिर जो रेस्टोरेंट है आपका, ठीक, उसके पास अगर आया रेस्टोरेंट में कितने का आया, 10 रुपए पैकेट में आया होगा। ठीक, अब जब वो इसका पकौड़ा बनाएगा, ठीक, पकौड़ा बनाएगा, पकौड़ा बना के कितने में बेचेगा, कम से कम 20 का बेचेगा भाई, कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा अपना वो, बाकी उसके भी कुछ रॉ मटेरियल्स लगे होंगे। 20 रुपीज पर पकौड़ा। अब अगर मान लिया कैलकुलेशन हो रहा है जीडीपी का, जीडीपी या फिर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, अभी मैं वो समझाऊंगा आगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट। ये बस मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट को ही हम लोग ऐड करते हैं। तो अब इस 10 रुपए को भी अगर उसने ऐड कर लिया होगा तो ये भी आ जाएगा जीडीपी में। और इस 20 रुपए में उस 10 रुपए का प्राइस इंक्लूडेड है, क्योंकि ये पकोड़े का प्राइस कैसे क्या होगा डिसाइड, 10 रुपीज जो इसका बेसिक कॉस्ट पड़ा होगा वो प्लस इसका प्रॉफिट होगा। ठीक, 10 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्रेड है प्लस प्रॉफिट होगा, प्लस इसमें और भी चीज़ें जो इनका रॉ मटेरियल्स वगैरह, इनका जो सेटिंग प्लान वगैरह का होगा वो सब, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह ऐड किया होगा तब जाके इसने। तो अगर आपने ये 10 रुपीज यहाँ ही ऐड कर लिया होता इंटरमीडिएट पे ही, तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो 2 बार नहीं काउंटिंग हो जाएगा आपके। मान लिया जीडीपी में अब आप काउंट कर रहे हो अपना, तो आप क्या करोगे, कितना प्रोडक्शन यहाँ हुआ, 10 रुपीज का आपने ब्रेड किया, फिर पकौड़ा भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते आप, 20 रुपीज का पकौड़ा ऐड कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस 20 रुपीज में इस 10 रुपीज का पकौड़ा आपसे पहले मतलब जो 10 रुपीज का ब्रेड है ये पहले से एडेड है ना, तो इसलिए ये हो जाता है डबल काउंटिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स यहाँ क्या था, पकौड़ा, उसी का हम लोग प्राइस ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें 10 रुपीज का ब्रेड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आई होप कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं फिर से एक बार इस पे अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक, तो जो इसमें सेकंड कंक्लूजन है कि जो सेम गुड्स हैं वो फाइनल हो सकते हैं किसी एक एंटिटी के लिए, और फिर जो है किसी दूसरे एंटिटी के लिए इंटरमीडिएट बन सकते हैं। जैसे सेम एग्जांपल में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो ब्रेड था आपका वो फाइनल गुड था कंपनी ए के लिए, कंपनी ए ने ब्रेड बना के बेचा, लेकिन इंटरमीडिएट गुड था किसके लिए, रेस्टोरेंट के लिए। ठीक,
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे वर्ड क्या है आपका, वर्ड आपको कंजम्पशन से समझ आ रहा होगा कि कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया। कंजम्पशन का मतलब कि अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, तो कौन करेगा, ये प्राइवेट लिखा हुआ है। तो प्राइवेट का मतलब होता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स का मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स को हम HSS लिख रहे हैं, और हाउस होल्ड्स का मतलब जो भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो फैमिली है, ठीक है। हाउस होल्ड्स में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल्स या फिर जो फैमिली आती है आपकी, वो जो भी कंज्यूम कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCF। इसमें क्या होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज पर जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक। क्या है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स। यहाँ पे देखो आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन करना। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कैपिटल हो जो फिक्स्ड हो। तो क्या क्या फिक्स्ड होता है, जैसे आप मशीनरी बाई कर रहे हो, फर्म, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स बाई फर्म्स, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स। तो जो फर्म्स हैं आपके, फर्म्स क्या 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 कहाँ पे आपके करती हैं, तो या तो फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करती हैं फर्म्स, या फिर आपके लिए न्यू मशीन्स खरीदती हैं। और जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो कैसे कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं, फिक्स्ड का मतलब कि जो आपका एक जगह पे स्थित हो, ठीक, न्यू हाउसेस के परचेज के लिए हो गया। और गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जो न्यू एयरपोर्ट बना रही है या रेलवे लाइन बना रही है, एक्सेट्रा। ये सब पे जो गवर्नमेंट क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल बनाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, जिसका यूज हम लोग करेंगे अभी आगे। आज जब GDP जी से हम लोग नेट नेट NDP पे आएंगे, NNP या NDP ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन का यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन से आपको समझ आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन से आपको क्या समझ आ रहा होगा कि कोई चीज रिड्यूस हो रही है, ठीक है, ठीक है, समथिंग इज रिड्यूसिंग। तो क्या रिड्यूस हो रहा है, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, कोई मनी वैल्यू रिड्यूस हो रहा होगा या कैपिटल वैल्यू रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुअल लॉस, धीरे धीरे लॉस होने लगता है किसमें, इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स ओवर टाइम ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक कार हमने खरीदा 2015 में खरीदा, ठीक है। 2 साल बाद क्या होगा, इस कार में कुछ ना कुछ कमी आएगी। ठीक, क्या कमी आएगी कार में, हो सकता हो इसकी सीट फट गई, हो सकता हो इसमें कुछ मेंटेनेंस का खर्चा आया हो, आपका इंजन खराब हुआ हो, ठीक है। तो ये 2017 में, मान लिया इसकी वैल्यू 2015 में रही होगी 10 लाख, ठीक। तो 2017 में अगर आप इसको सोल्ड करोगे, इफ सोल्ड, ठीक है, तो कितने में आपको ये बिकेगा, कम से कम आपको 5 लाख मिलेंगे, ठीक है। या मतलब कुछ ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप इसको 2 साल बाद और बेचोगे तो कुछ ना कुछ और इस कार में खराबी हो जाएगी, हो सकता हो इसका इंजन और ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगे, कम माइलेज देने लगे। तो 2019 में जब आप इसको बेचोगे तो ये कितने की बिक सकती, हो सकता हो 2 ही लाख रुपए मिले आपको। ठीक, ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं डिप्रिसिएशन में। कोई एक आपने कंपनी खोली है, ठीक है, कंपनी में आपने क्या, ये क्या है, कंपनी है, कंपनी में आपने क्या लगाया है, मशीन लगाया है, ठीक। कौन सी मशीन लगाई है, कोई भी मशीन लगाया होगा। तो उस मशीन में क्या होगा कि मान लिया 2022 में आपने मशीन लगाई, तो अब जब उस मशीन की प्राइस, मान लीजिए आपने जब नया खरीद के लाए रहे होंगे तो कुछ रही होगी, मान लिया कि उस मशीन की प्राइस रही होगी 20 लाख, ठीक। अब जब आपका टाइम बीतेगा, जिस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उस मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे उसमें हो सकता हो कि रस्ट लग जाए, ठीक है। तो 2024 में उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, और उस मशीन में उस प्रॉब्लम के कारण आपका जो डेप्रिसिएशन के कारण उसमें जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, 15 लाख हो जाएगी, ठीक है। मान लिया 15 लाख ही हो गया, कुछ इस तरीके से, ये इसको हम डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिस जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक।
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म यहाँ हमने लिख रखा है, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस चीज को फाइंड करते हैं तो हम लोग टोटल मनी वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी, जो भी फाइनल गुड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप अपने इंडिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंट्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, जीडीपी ये हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिख रखा है कि जीडीपी जो होता है आपका वो क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक, तो यहाँ से जो सी है, सी इज द कंजम्पशन, एंड आई क्या है, आई इज द इन्वेस्टमेंट। ये जी क्या है आपका, जी आपका है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करती है, बहुत सारा कैपिटल फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करती है, या जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। ये कंजम्पशन सी किसका है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंजम्पशन है। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको लिख सकते हैं आप, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, और एक्सपेंडिचर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वहां पे गवर्नमेंट का हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, और एनएक्स का मतलब हो गया नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा, विद इन द टेरिटरी बाय द रेजिडेंट्स, एंड रेजिडेंट्स की डेफिनेशन आप लोग देखिएगा नेट पे, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेजिडेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अभी मैंने पढ़ाया है। तो जब आप जीडीपी में क्या करते हैं, आपने डायरेक्ट सबको सम कर दिया, जो भी एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बताया आपको कि कंजम्पशन ले लिया, जीडीपी में हमने क्या लिया है, तो जीडीपी में हमने क्या लिया है आपको पहले ही बताया है, जीडीपी में हमने कंजम्पशन ले लिया, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट ले लिया, प्लस गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, और प्लस साथ में हमने नेट एक्सपोर्ट ले रखा था। तो अब जब नेट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, अब नेट तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन वैल्यू भी होगी, कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च हुआ होगा आपका उसके पीछे, ठीक है, जो वियर एंड टीयर हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि उस कंपनी में, जो भी एक कंपनी थी आपकी, ये मशीन जो था आपका, इस मशीन में क्या था आपका, 2022 में जब आपने खरीदा तो ये 20 लाख की थी। फिर आपने इस फैक्ट्री में मशीन लगाने के बाद आपने कितना अर्न किया, मान लेते हैं आपने अर्न किया होगा प्रॉफिट 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ की प्रॉफिट अर्न की, लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि उस मशीन में जब 2024 में गए तो आपको उसमें जो है बनवाने के लिए प्राइस देनी पड़ गई 5 लाख रुपीज़। ठीक है, उस मशीन में कुछ खराबी हो गई, आपने बनवाया, तो जो आपका नेट प्रॉफिट अब हुआ, नेट प्रॉफिट कितना होगा आपका, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट आपका हो गया 100 करोड़ माइनस 5 लाख। तो 100 करोड़ माइनस 5 लाख जो भी आएगा आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही जब नेट निकालते हैं तो जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू है जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वियर और टीयर हुआ होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ठीक है, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बोला, जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी पे हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू है वो हमारे विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं कि विद इन द टेरिटरी हमारे, ये देखो नीचे लिख रखा है हमने कि जीडीपी इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, कि हमारा टेरिटरी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी। ठीक है, विद इन द कंट्री या फिर टेरिटरी लिख सकते हो आप। तो जीडीपी में ये होता है, लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा, जो भी कुछ रेजिडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर पे काम करते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, विदेशों में काम करते हैं और वहां से पैसे अर्न करके रेमिटेंसेस भेजते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो आप, वो भी आपके देखो कंट्री में कहीं ना कहीं वो भी अर्निंग हो रही है, तो अब आप उसको भी ऐड करोगे यहाँ पे। तो कैसे ऐड करते हो,
यही मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, उसको हम लोग, उस मेजरमेंट को हम लोग जीएनपी बोलते हैं, दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NFIA GDP प्लस NFIA, NFIA का मतलब हो गया क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कितना इनकम एब्रोड से आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम, इसका जो हमने लिख रखा फॉर्मूला वो क्या होता है कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड, कितना फैक्टर इनकम हमको रिसीव्ड हुआ बाय इंडियन सिटीजन्स, और कितना फैक्टर इनकम हमने पे किया, FI इज द फैक्टर इनकम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द नॉन सिटीजन्स, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा इस पे कि व्हाट इज द जीडीपी वर्सेस जीएनपी। अच्छा, इंडिया क्या यूज करता है अपनी कैलकुलेशन में, इंडिया यूजेस जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन ऑफिशियल डेटा, ठीक है। अब व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है आपका, वो क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एज द फैक्टर कॉस्ट प्लस आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक नॉर्मल से इसको समझो, फैक्टर का मतलब हो गया कि फैक्ट्री में कितनी कॉस्ट थी उसकी, ठीक है, उसमें अगर हम ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें तो वो मार्केट प्राइस का है। चलो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल से कैसे समझोगे, मान लिया कि फैक्ट्री में जब बना, ठीक है, फैक्ट्री में आपकी जब बिस्किट बनी, ठीक है, फैक्ट्री प्राइस ऑफ बिस्किट कितनी है, फैक्ट्री प्राइस ऑफ बिस्किट मान लेते हैं कि 5 रुपए में एक पैकेट बन रहा है, ठीक। फिर अब जब मार्केट में आएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्लस और क्या होगा, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इस समय जीएसटी लगेगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा ना, फिर अपना कुछ रिटेल कमीशन होगा, ठीक है। तो अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा मार्केट में आते आते, ये हो जाएगा 10 रुपीज पर पैकेट ऑलमोस्ट। तो फैक्ट्री में बनी कितनी, ये आप जोड़ लो, ठीक, और कितने का मार्केट में आया, ये 10 रुपीज पर पैकेट, ये क्या हो गया, ये आ गया आपका मार्केट में, ठीक। तो अब आप इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से पढ़ो तो कर सकते हो इजीली। तो मार्केट में, मार्केट का प्राइस हो गया एमपी, और फैक्ट्री का प्राइस हो गया एफसी, प्लस कितना टैक्स लगा, तो टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को हम आईएनडी टैक्स लिख दे रहे हैं, और बाकी की चीजें अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि इन जनरल हम क्या कर रहे हैं कि वो सब उसी में कंज्यूम करके चलते चल रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बस यही से करके हम यहाँ से निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या जीएनपी गुड मीजर है नेशनल इनकम का, या जीडीपी गुड मीजर है नेशनल इनकम का। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग मैथमेटिक्स से करके समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, तो चलिए आइए बात करते हैं इस पे थोड़ा सा। देखिए हमने क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो जीएनपी होता है वो क्या होता है, जीडीपी होता है प्लस एन एफ आई ए, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक। तो अब देखिए ये अलग अलग पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लिया कि कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए है, और कंट्री ए की जो जीडीपी है, कंट्री ए की जो जीडीपी है वो 8,000 रुपीज, 8,000 करोड़ है, ठीक। अब जब जीएनपी हम निकालेंगे तो जीएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी इज इक्वल टू ये 8,000 करोड़ हो जाएगा, रुपीज 8,000 करोड़ ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8,000 करोड़ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मान लेते हैं कि लेट जो NFIA है आपका, जो अब्रोड से आपका बाहर से जो पैसा आ रहा है, वो कुल मिला जुला के आपका आ रहा है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ नहीं, मान लेते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं चलो 1,000 करोड़ आ रहा है, 1K करोड़, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1K करोड़, तो टोटल कितना हो गया जीएनपी यहाँ पे हो गया 9K करोड़ रुपीज में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जीएनपी की वैल्यू जो है वो क्या है, जीडीपी से बड़ी है, ठीक है। जीडीपी विच इज इक्वल टू कितना है, 8,000 रुपीज, 8,000 की करोड़ की, ठीक। तो इस केस में जब जीएनपी आपका जो है, जीएनपी आपका जो है, जो अगर जीडीपी से बड़ा आता है,
तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस जीएनपी इज अ गुड मेजर। ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, जीएनपी आपका गुड मेजर है, जीएनपी इज गुड मेजर ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, प्रोबेबली समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नेशनल इनकम का साइज है वो आपका क्या हो रहा है, नेशनल इनकम का जो साइज है, यानी कि ये अगर आप जीडीपी में प्रेडिक्ट करोगे तो 8,000 करोड़ आएगा, और जीएनपी में प्रेडिक्ट करोगे तो 9,000 करोड़ आएगा। ठीक है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा जो नेशन का इनकम हो वो ज़्यादा दिखे। ठीक, इस केस में गुड मेजर होगा नेशनल इनकम का। चलो अब एक और कुछ देखते हैं इस पे। अच्छा, जीएनपी अगर इस केस में गुड मेजर है तो वाई डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, क्यों हम लोग जीडीपी का यूज करते हैं अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ऐसा क्या सीन हो जाता है। तो फिर से उसी फॉर्मूले पे आ जाओ। हमने क्या पढ़ रखा था कि जो जीएनपी है आपका वो क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। ठीक, और इंडिया के लिए जो होता है ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अब इसी को मान लेते हैं कि मान लिया जीडीपी, वही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। जीडीपी कितने की हो गई, 8,000 करोड़ की हो गई। अच्छा, इंडिया के केस में क्या होता है कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो निगेटिव हो जाती है। कैसे, इसको नेट फैक्टर इनकम को आप क्या लिख सकते हो कि हमने कितना पे किया हुआ है एज अ वेज, एज अ सैलरी या किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो कितना प्राइस आपने पे किया है और प्लस आपकी कंट्री में कितनी आई। तो इंडिया के केस में ये हमेशा निगेटिव होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं, इनकम रिसीव्ड, छोटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बड़ा वाला फॉर्म आगे लिखा हुआ माइनस इनकम पेड। ठीक है, किसके लिए, फॉर सर्विसेज, फॉर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो इंडिया ने इनकम पे किया है अपने किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए वो निगेटिव हो जाता, मतलब वो माइनस में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो मान लिया कि इंडिया ने कितना इनकम रिसीव किया, चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसका भी। इंडिया ने मान लिया इनकम रिसीव किया 5,000 करोड़ का और पे कर दिया 6,000 करोड़ का। तो जो इसकी वैल्यू आती है, एनएफआईए की वैल्यू आती है, एनएफआईए की वैल्यू आती है वो कितना जाता है, -1 के करोड़। तो जब अभी इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 के करोड़, यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी टोटल वो कितनी आ जाएगी, 7 के करोड़। तो जो यहाँ पे आपकी जीएनपी की वैल्यू आई, दिस इज द लेस देन जीडीपी। ठीक है, जीडीपी यहाँ पे हमने कितना बताया था, जीडीपी 8 के करोड़ था, और जो आपकी जीएनपी की वैल्यू आ गई 7 के करोड़ था। तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो ये चाहेगी कि हम अपने कंट्री का नेशनल इनकम कम शो करें। दैट्स इज द रीजन, ठीक है, दैट इज द रीजन यहाँ पे इंडिया यूजेस फॉर इट्स जीडीपी फॉर इट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। ठीक है, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसको मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट की, दैट इज द रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, रियल जीडीपी पढ़ेंगे। ठीक, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसमें हम लोग सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दी, यहाँ पे पढ़िएगा करेंट ईयर। ठीक है, हम जब इसमें से कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी की, अभी हम किस पे आ रहे थे कि कैलकुलेशन हम कर रहे थे जीडीपी जीएनपी की, लेकिन अब जीडीपी में भी हम दो टाइप से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जीडीपी में भी हम दो टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, एक रियल और एक कौन सा होता है, एक होता है नॉमिनल। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है नॉमिनल। तो नॉमिनल जीडीपी का हम लोग कैसे करते हैं, तो जो भी करंट ईयर में प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलो इसका एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी मान लिया कि हम सबसे पहले चलो चलते हैं कि 2011 में चलते हैं, या 2011-12 कुछ भी किसी भी ईयर में ले लो, एक जनरल मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, कोई वो नहीं है। तो हमको कैलकुलेशन करना है इसमें। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, कितना फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं गुड 1 G1 प्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ, और उसकी प्राइस थी P1। ठीक, प्लस
ऐसे डॉट डॉट करके हमने ले लिया कि GN PN कितने। अब गुड्स वन मान लिया कि ये क्या है, गुड वन है। G1 हमारा मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि चलो ब्रेड है, ठीक। इसकी प्राइस कितना है, P1 इज द प्राइस ऑफ द ब्रेड। P1 क्या है, प्राइस है। P1 क्या है, प्राइस ऑफ गुड G1, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि इस ब्रेड का प्राइस पर पैकेट कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक। तो अब ये जो G1 है आपका और ये P1 कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोड्यूस किया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं कि हमने 10 पैकेट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो 10 पैकेट इंटू 10, ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज़ एक पैकेट का, प्लस हमने मान लिया कि एक G2 ले लिया। G2 में हम ले लेते हैं बिस्किट, ठीक है। बिस्किट हमने टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, मान लेते हैं कि हमने प्रोड्यूस किया टोटल 50 पैकेट, ठीक है। और एक जो है आपका उसका जो प्राइस है बिस्किट का वो कितने का है, एक 5 रुपीज़ पर पैकेट एक बिस्किट का प्राइस है। तो जब आप यहाँ पे लाओगे तो क्या करोगे, 50 इंटू 5 डॉट डॉट ऐसे करके अब जब कैलकुलेशन करोगे तो जो पैसा आएगा वही तो आपका इनकम हुआ। टोटल कितना इनकम हुआ, इनकम निकालने के लिए क्या करते हो, कितनी क्वांटिटी आपने बेची, कितने रुपए में बेची, ठीक है। कितनी क्वांटिटी आपने बेची, कितने रुपए में बेची। 50 पैकेट बेचा, 5 रुपए में बेचा एक पैकेट, तो 250 रुपये यहाँ आ गए इनकम, और आपकी 100 रुपये की इनकम यहाँ हुई, ठीक है। 100 रुपये की इनकम प्लस 250 रुपये की इनकम, प्लस और भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइस हम लोग कब लिख रहे हैं, ये प्राइस हम लोग करंट प्राइसेस पे लिख रहे हैं, मतलब जो आज की रेट है, हम ना कि पहले की रेट नहीं लिख रहे हैं, ठीक। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है नॉमिनल जीडीपी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रियल जीडीपी के कैलकुलेशन पर। रियल जीडीपी में क्या होता है, सेम डेफिनेशन वहां पे लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि सेम डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, बस करंट ईयर की जगह आपको क्या लिख देना है, बेस ईयर लिख देना है, ठीक है। चलो बेस ईयर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा मैं, अभी लिख रखा है मैंने कि नहीं, नहीं लिख रखा है, चलो कोई बात नहीं। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, एक ऐसा ईयर डिसाइड किया जाता है कैलकुलेशन के लिए जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हैं और उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, सेम फॉर्मूला है। G1 कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स G1 प्रोड्यूस हुए, P1 आपका क्या प्राइस है गुड्स का, सेम प्रोसेस है। बस ये जो प्राइस हम लोग रखते हैं यहाँ पे एट बेस ईयर रखते हैं, ठीक है। प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर पर रखते हैं, ना कि हम लोग करंट प्राइसेस पर रखते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि क्या बढ़िया है, कौन सा अच्छा है, कौन सा यूज करना चाहिए। सबसे पहले चलिए नॉमिनल जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर का मान लिया कि कोई कार मेकिंग कंपनी है, कार मेकिंग कंपनी ए है, ठीक है। इसको कोई कंपनी बना रही है 2022 में और 23 में, ठीक है। और उस समय इसकी प्राइस है 10 लाख रुपीज़ का वो कार है, ठीक है। अब कितने इस कार उसने बनाई, नंबर ऑफ कार्स कितने बनाए उसने, मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्स उसने बनाया 9 कार, ठीक है। तो अब जो इस टोटल इसने कितना कमाया होगा प्रॉफिट, या फिर कितना वैल्यू आया होगा इसका, चलो प्रॉफिट लिख के बना लेते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 9, ठीक है, 90 लाख रुपया उसने कमा लिया, ठीक। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ कि जब 2024 और 25 आया, इसने फिर कार को बनाया, ठीक है। कितने कार्स को इस बार बनाया इसने, जो है नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इस बार इसने जो है बनाया 9 कार्स बनाए थे, इस बार इन्होंने 8 कार बनाया, ठीक। फिर एक कार की प्राइस कितनी हो गई, प्राइस पर कार कितनी रुपए हो गई, मान लेते हैं हर एक कार की प्राइस इसने रख दी 12 लाख, ठीक है, 12 लाख, क्योंकि भाई अब एक साल बढ़ गया, इन्फ्लेशन के कारण महंगाई आई होगी। तो अब देखो जो इसमें टोटल इनका मतलब कितना इनका मनी हो गया, टोटल इनका जो वैल्यू हो गया, वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो कितने की हो गई, वो आ गया 12 इंटू 8, 96 लाख रुपीज का टोटल इनका वैल्यू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको ये तो लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी में आप देख रहे होंगे जीडीपी बढ़ती है, समझ में आ रही है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं मनी वैल्यू ही लिख देता हूँ,
ठीक है, ये ज़्यादा सही होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जीडीपी यहाँ 90 लाख थी और यहाँ पे जीडीपी 96 लाख हो गई, यानी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन, नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए आप क्वांटिटी, ठीक है, ये आपने यहाँ पे 8 कार ही प्रोड्यूस की हुई है और इसमें आपने 9 कार प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए आप यहाँ पे एक्चुअल मेजर नहीं कर पाए कि प्रोडक्शन बढ़ा है आपके कंट्री में कि नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो अब चलिए ऐसे ही हम लोग रियल जीडीपी का भी कैलकुलेशन करते हैं। रियल जीडीपी में क्या करते हैं हम लोग, एक बेस ईयर का सेलेक्ट करते हैं। तो करंटली जो बेस ईयर है वो है 2011-12। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करके देते हैं कि सेम कार है, कार ए है 2022-23 में। ठीक है, वही सेम चीज़ हम करके देखेंगे यहाँ पे। और बेस प्राइस जो है इस कार का, बेस प्राइस जो 2011-12 में थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। तो बेस प्राइस मान लेते 2011-12 में इसकी प्राइस रही होगी 8 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब जब इसने 2022-23 में करा तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 2022-23 में इसने मान लेते 9 ही कार किया, तो 9 कार्स इंटू 8 लाख यानी कितने रुपए की हो गई, 8 लाख 9 कार्स, ये हो गई 72 लाख। ठीक, फिर इसमें हम आते हैं तो सेम चीज जब 2000 आपका 24-25 में किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हम प्राइस को यहाँ पे करंट प्राइस पे नहीं देखेंगे, यहाँ जब ऐड करेंगे तो इस बेस ईयर वाले प्राइस पे ही ऐड करेंगे। तो बेस ईयर का प्राइस कितना था, 8 लाख था और इन्होंने 8 कार प्रोड्यूस किया था, तो 8 लाख, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 64 लाख। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि रियल जीडीपी क्या बता रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं। रियल जीडीपी जो है यहाँ पे बता रहा है टेल्स अबाउट एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, वहां पर नॉमिनल जीडीपी में क्या था, आपका जीडीपी का साइज तो बढ़ रहा था लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कि नहीं ये नहीं बता रहा था ना। एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीमेंट ठीक हुआ है कि नहीं, रियल जीडीपी आपका ये बता रहा है, इसलिए रियल जीडीपी इज अ गुड मेजरमेंट। ठीक, हम हमेशा रियल जीडीपी का यूज करते हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपका रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अगर हम नेशनल इनकम को कंपेयर कर रहे हैं या नेशनल इनकम ग्रोथ को, तो रियल जीडीपी को ही यूज करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रियल जीडीपी आपको क्या बताती है, बिकॉज इट टेल्स की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, बिकॉज इट टेल्स की एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना अच्छे से, प्रोबेबली आपको अच्छे से समझ आया होगा उस एग्जाम्पल से। मेरे नहीं समझ में आया, वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। डिफ्लेटर, डिफ्लेटर इसका मतलब इसमें आपको कुछ इस टर्म में ही समझ में आ रहा होगा कि एक तो डी है और प्लस इन्फ्लेटर है, ऐसे कुछ मिलकर के ये टर्म बना हुआ है। ठीक है, तो डी का मतलब क्या होता है कि जो डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, डिक्रीज प्लस क्या कर रहा हो, इन्फ्लेशन में। तो इसी तरीके से बस वही इसका मेजर हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं कि कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्री में, यानी कि जनरली हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, वही जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला लिख रखा है कि दैट इज द नॉमिनल जीडीपी अपॉन द रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये याद करना बहुत जरूरी है, इट इज समटाइम्स आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। ओके, ये प्रीलिम्स में कई बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, तो इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्या है ये, जीडीपी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। जीडीपी में एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड रेंट वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, यानी कि जो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसका जो एस्टिमेटेड रेंट वैल्यू है वो इंक्लूड किया जाता है। ठीक, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो भी आप चीजें, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप खेत में उगा रहे हो तो सिर्फ खुद के लिए उगा रहे हो, छोटा खेत होता है जिनके पास मार्जिनल साइज फार्मिंग जिसकी होती है। ठीक है, तो उसका भी वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं जीडीपी में। ठीक,
और कमीशन और ब्रोकरेज अर्नड इन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जब आप शेयर्स और बॉन्ड्स को क्या करते हो, सेकेंडरी मार्केट में ला देते हो, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, अच्छा शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जब मैं कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये बताऊंगा कि जब आप इसको क्या करते हो, सेल एंड परचेज करने के लिए सेकेंडरी मार्केट में लाते हो, तो वहाँ पे जो ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो कुछ कमीशन पे सेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो कमीशन होता है उसकी वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। जीडीपी में क्या इंक्लूड नहीं होता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मत पता रहे अगर कि क्या इंक्लूड होता है तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होता है ये जरूर आप पता करके रखो हमेशा, ठीक है। बस यही यहाँ पे आपको पढ़ना है कि क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, ये याद कर लेना अच्छे से। एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स, मैंने पहले बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं इंक्लूड करते हैं टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी, ब्रेड वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको करके बताया है, तो क्या होगा कि मेजरमेंट गलत आ जाएगा, ठीक है। फिर और क्या चीजें हम नहीं यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट क्या होता है, कुछ पेमेंट आपको देता है जो कि यूनिलेटरल पेमेंट होता है, जैसे आपको पेंशन दे रही है, डीबीटी के थ्रू कोई सब्सिडी दे रही है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है आपको, तो वो सब जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड, ठीक। फिर इलीगल मनी जैसे हवाला मनी हो गया या फिर मनी थ्रू स्मगलिंग, ये सब नहीं यूज होता है, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक चीज और लिख रखा है कि जो भी आपके विंडफॉल गेन्स होते हैं, जैसे आप प्राइजेस कुछ जीत रहे हो, लॉटरी जीत रहे हो, ये सब भी इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा जो भी आपके ओल्ड शेयर्स हैं और बॉन्ड्स हैं, उसको अगर आप जो है सेल कर रहे हो, परचेज करो, तो उसका प्राइस नहीं ऐड होता, लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज ऐड होता है। यहाँ पे पढ़ो, मैंने लिखा हुआ है कमीशन और ब्रोकरेज ऐड होता है आपका, लेकिन उसका प्राइस नहीं ऐड होता। वही सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड भी नहीं यूज होता, क्योंकि वो एक बार पहले से काउंट हो चुका है, ठीक। लास्ट टॉपिक है ये, हम कैसे कैसे जीडीपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स वी कैन यूज टू कैलकुलेट द जीडीपी। सबसे पहला मेथड है दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इस कंट्री में, उसकी वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मैंने पहले बताया, माइनस इसलिए किया जाता ताकि वो डबल काउंट में ना आए, करके वहां से जीबीए हम लोग निकाल सकते हैं। इस मेथड का यूज हम लोग डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर्स, मेनली प्राइमरी सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड आपका, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है, ठीक है, कब, जब आप गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कुछ इनकम जनरेट हुआ होगा, कैसे, कुछ लोगों को आप सैलरी देते होंगे, आप रेंट पे करते होंगे, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, वो सारे क्या होते हैं, फैक्टर इनकम होते हैं। तो जो उस टाइम आपका इनकम जनरेट हुआ, उन सभी को हम ऐड कर लेंगे और हम बता देंगे कि हाँ इतना मेरी कमाई हुई, नेशन की उतनी कमाई हुई, नेशनल इनकम वही हो गया। इसका यूज जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, सर्विस सेक्टर में करते हैं। फिर आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, इसको पहले से ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड वाला। इसमें हम लोग ये ऐड करते हैं कि कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पर एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को हम लोग ऐड कर लेते हैं पर्टिकुलर, एंड दैट इज द, कि आपका वहाँ से जीडीपी का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो रही है। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे ऋतिक7317 पर कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट को डाल सकते हैं, उस पर भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आपको जर्नी टू सक्सेस ऑफिशियल चैनल जाके सर्च करना है टेलीग्राम पे, या फिर टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जो है जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। वीडियो लेक्चर पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय।